अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली हसन मैथमेटिशियन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड देन इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। तो आज उनके रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि हमने यहाँ पे हमें मैट्रिसेस गिवन होंगे जिनके हमने ऑर्डर्स यहाँ पे क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो कल हमने ऑर्डर की डेफिनेशन को पढ़ा था, उसके अंदर मैंने बताया आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बेसिकली उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो आइए देखते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, उसे कैसे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, हमें सबसे पहले अगर हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे जाएं, वहाँ पे हमने पढ़ा था द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रोज को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रोज की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक R1 और इसी तरह ये R2। मतलब क्या कि इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को देखें तो ये पहला कॉलम जिसे हम C1 का नाम देते हैं और इसी तरह ये सेकंड कॉलम जिसे हम C2 का नाम देते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए यहाँ पे, वो भी 2 हुए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू कितने हैं जी, वो भी 2 ही है। तो बच्चों यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या बना, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या बना, 2/2। ऑर्डर ऑफ ए क्या बना जी, 2/2। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2। कल हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है। हमने रोज को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था और कॉलम्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ पे हमने ऑर्डर लिखा था m/n। तो यहाँ पे रोज की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद भी 2 है। तो हम लिखेंगे 2/2। सबसे पहले रोज की तादाद आएगी और देन हमारे पास कॉलम्स की तादाद आएगी। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स C है जिसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी नंबर ऑफ रोज को देखेंगे। तो इसके अंदर रोज कितनी है हमारे पास, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, R1 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। और इसी तरह अब कॉलम्स की तादाद को अगर देखें तो यहाँ पे ये C1 और इसी तरह ये C2। यहाँ पे 2 कॉलम्स आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स की तादाद क्या हुई, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C क्या हुआ 1/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C क्या हुआ जी 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 1 थे और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे 2 थे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक्स D दिया गया है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज देखनी है। तो मैं यहाँ पे रोज को रिप्रेजेंट करता हूँ R1, इसी तरह R2 और इसी तरह R3। और अगर हम यहीं पे कॉलम्स को देख लें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम हैं जी, एक ही कॉलम है C1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हुई मैट्रिक्स D के अंदर, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू ओनली 1। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D क्या बना हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज इक्वल टू 3/1। सबसे पहले हम रोज की तादाद लिखते हैं और देन हम कॉलम्स की तादाद को यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारे पास रोज कितनी थी 3 और कॉलम्स कितने थे 1, तो यहाँ पे 3/1 ऑर्डर आया किसका, D का। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स E की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास R1, इसी तरह R2 और इसी तरह R3। हमारे पास 3 रोज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास C1 एंड देन C2 हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू पहले नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 3/2 हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स F दिया गया है जिसके अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक रो है, चूंकि एक ही एलिमेंट आ रहा है तो जब एक ही एंट्री होगी तो वो एक ही रो होगी और इसी तरह एक ही उसका क्या होगा जी, कॉलम होगा, एक ही उसका कॉलम C1 होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसके नंबर ऑफ रोज लिखें तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या हुए 1 और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स आल्सो क्या है जी 1 है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ F क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज इक्वल टू होगा जी 1/1। सबसे पहले रोज की तादाद एंड देन हम कॉलम्स की तादाद को यहाँ पे लिखते हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स G है जिसका हम ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर रोज को देखेंगे कि रोज की तादाद कितनी है। तो हमारे पास R1 इसी तरह R2 और इसी तरह R3 हमारे पास। एंड देन हम कॉलम्स की तादाद को देखते हैं तो हमारे पास C1, C2 एंड सिमिलरली C3। अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी 1, 2 एंड 3, इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2 एंड 3।
तो हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड देन नंबर ऑफ columns is also equal to 3 and then हम यहाँ पे order of matrix G लिखेंगे, order of matrix G is equal to number of rows कितनी है 3 and then number of columns कितनी है वो भी 3। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आएगा 3/3 आएगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स H है जिसका हम ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे, तो इसके अंदर R1 एंड सिमिलरली R2। अब नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे C1, इसी तरह C2 एंड देन C3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी आई 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 एंड देन हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? मैट्रिक्स H इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H क्या आ गया 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। वैसे तो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत से मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनमें से हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 मैट्रिसेस लिखे हैं, एक मैट्रिक्स E और एक मैट्रिक्स J, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं कि इक्वल मैट्रिसेस को कैसे चेक किया जाता है कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसके अंदर 2 कंडीशंस थी कि कोई भी 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब होते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम हो, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि उन दोनों के अंदर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये दोनों कंडीशंस इन दोनों में मौजूद हैं कि नहीं है। तो मैट्रिक्स E है, इसके अंदर अगर हम नंबर सबसे पहले ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में हम सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखते हैं। तो इसके अंदर R1 एंड सेकंड वन R2, और इसी तरह इसके अंदर 2 कॉलम्स गिवन है C1 एंड C2। अच्छा, मैट्रिक्स E का ऑर्डर क्या आया यहाँ पे 2/2। अब यहाँ पे मैट्रिक्स J का ऑर्डर चेक करते हैं। अगर तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस की पहली कंडीशन को क्या करवा रहे हैं सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज R1 सिमिलरली R2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 एंड 2। और अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो C1 एंड C2। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके पास मैट्रिक्स J के अंदर जो पहली एंट्री लिखी हुई है वो 2+2 है। जब भी मैट्रिक्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स आपस में ऐड अप हो रहे हों तो बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर एक ही एंट्री कहलाती है या एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे देखें ये हर एंट्री
आपस में दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये एक रो, ये दूसरी रो। तो इसका ऑर्डर भी बेसिकली क्या आया 2/2। इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। तो मैट्रिक्स E का ऑर्डर क्या था 2/2, मैट्रिक्स A का ऑर्डर भी क्या है 2/2। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ E, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू है किसके भी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स J की। अब दूसरी कंडीशन ये थी पहली कंडीशन, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। क्या दूसरी कंडीशन भी ये दोनों मैट्रिसेस सेटिस्फाई करवाते हैं कि नहीं करवाते? तो दूसरी कंडीशन है कि दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसके अंदर फर्स्ट एंट्री 4 है, तो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर इसी जगह पे आने वाली एंट्री जो है वो बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए इस एंट्री के। तो यहाँ पे 2 + 2 आ रहा है इसकी जगह, तो 2 + 2 बेसिकली 4 होता है। तो इसका मतलब क्या, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, सेम है दोनों मैट्रिसेस की। इसी तरह यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 - 2 बेसिकली ये भी इनडायरेक्टली 0 ही है, तो ये एंट्री भी दोनों मैट्रिसेस की सेम हो गई। इसी तरह यहाँ पे 6 है, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 2 + 4 है, 2 + 4 भी बेसिकली इनडायरेक्टली 6 ही हो रहा है, तो ये भी मैच कर गई। इसी तरह यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 + 0 है, तो 2 + 0 भी इनडायरेक्टली क्या है 2 ही है। तो इसका मतलब क्या कि जो जो एंट्रीज इसमें है वही सिमिलर प्लेसेस पे एंट्रीज J मैट्रिक्स में भी हैं, तो इन दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या कर गई, मैच कर गई। देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज are also सेम, कि इन दोनों की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो नतीजा क्या निकला कि मैट्रिक्स E इज इक्वल टू है जी मैट्रिक्स J के। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको पता चल गया होगा कि इक्वल मैट्रिसेस को कैसे देखा जाता है। तो इसी तरह आपने बाकी जो मैट्रिसेस हैं उन्हें चेक कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, तो जिसके अंदर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं A, B, C एंड D। वो कह रहा है कि उन चारों की वैल्यूज आप फाइंड करें और वो वैल्यूज हों जो इस इक्वेशन को क्या करवाएं, सेटिस्फाई करवाएं। मतलब क्या कि इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने से ये बिल्कुल सिमिलर इस जैसा मैट्रिक्स बन जाए। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे हम A, B, C एंड D की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल लिखे हुए हैं। तो जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा रहे होते हैं। पहली कंडीशन कि उनका ऑर्डर आपस में क्या होता है, सेम होता है। दूसरी कंडीशन कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं जी, सेम होती हैं। तो दूसरी कंडीशन के तहत हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या है जी, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस both matrices are equal
then their corresponding entries are also इक्वल। कि अगर ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो लाजमी है कि इनकी corresponding एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम इन्हें इक्वल लिख लेते हैं। a प्लस सी इज़ इक्वल टू किसके है जी, 0 के। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब हमें यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करनी है a, b, c एंड d की। तो आइए स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि हम यहाँ से इजीली c की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में से c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, तो c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 है। ये 1 इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो c इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड c इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे c इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारे पास c की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों साइड पे जो वेरिएबल आ रहा है वो d आ रहा है, मतलब सिंगल वेरिएबल आ रहा है। लिहाजा हम इजीली यहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे 2d को अगर मैं उठा के इधर ले आऊँ और 6 को उधर ले जाऊँ तो यहाँ पे 4d ये इधर आया तो माइनस 2d, चूँकि इधर प्लस का था, और ये माइनस 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। 4d माइनस 2d, आंसर इज 2d इज इक्वल टू 6। और ये 2 इधर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब सिमिलरली हमें c और d की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, रह कौन सी गई, a और b की वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। चूँकि हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, जिसे हम यहाँ पे पुट करके इजीली a की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में c की इज इक्वल टू 4 पुट करने से, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी है, तो c की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो a इज इक्वल टू -4। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस, a की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कि हमें यहाँ पे b भी नज़र आ रहा है, a भी नज़र आ रहा है। अब a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पुट करके इजीली b की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट a इज इक्वल टू
-4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a इज इक्वल टू -4 पुट करने से, तो इक्वेशन 2 में a की जगह -4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू क्या आएगा, -7 आएगा। अब ये -4 है, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 करें तो क्या आता है, -3 आता है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू -3 b इज इक्वल टू -3/2 आ गया। तो अब ये वैल्यूज़ अगर आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 एंड होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस इजीली मिल सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।